चलिए आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर के साथ। सबसे पहले समझते हैं जॉइंट वेंचर होता क्या है। जॉइंट वेंचर एक तरह की टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है। टेम्परेरी पार्टनरशिप मतलब सर ध्यान से देखिए, सपोज एक मॉल डेवलप करना है कमला नगर एरिया में दिल्ली के, और उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है से वो है 1000 करोड़। अब उस मॉल को बनाने के लिए 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करती हैं। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो कि रॉ मटेरियल एक्सपर्ट है, बी लिमिटेड जो कि लेबर सप्लाई में एक्सपर्ट है, और सी लिमिटेड उसके अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, लीगल हो गया या टेक्नोलॉजिकल हो गया, वो सी लिमिटेड देखेगा। ये 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं और ये आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेते हैं 1:1:1। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने मिलकर एक अपनी टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि इनकी ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक ये मॉल बनकर तैयार नहीं हो जाता। जिस दिन ये मॉल बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन इनकी पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो पार्टनरशिप गेट्स dissolved as soon as project comes at project completed। yes or no? अब ध्यान से समझिए, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आपने अभी तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है वो पढ़ी है गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस जो है वो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए स्टार्ट किया जाता है। उसका मकसद हमें क्लोज करना नहीं होता। बिजनेस इज नॉट started with the intention to close in shorter period। बिजनेस इस इंटेंशन के साथ स्टार्ट नहीं किया जाता। बट यहाँ पर तो हमें डे 1 ही पता है कि जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया वहाँ उसी दिन हमारा ये जो बिजनेस है, ये पार्टनरशिप है, ये क्या हो जाएगी, दी एंड हो जाएगी। मतलब कैन आई से कि इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न एजम्पशन is not followed। इस assumption को हम यहाँ पर फॉलो नहीं करते। आपको सबसे पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए। अब गोइंग कंसर्न assumption को ना फॉलो करने का क्या फर्क पड़ता है ये हमें समझना है। देखिए, गोइंग कंसर्न assumption की वजह से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है बिजनेस हम शॉर्टर पीरियड के लिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इट हैज बीन स्टार्टेड फॉर अनफोरसीनेबल पीरियड। business will be continued for unforeseeable period। unforeseeable मतलब अनलिमिटेड कह सकते हो। अब इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस लाइफ है उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1 ईयर के, और हर साल के एंड में हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, इसीलिए तो करते हैं। अब तो मेन चीज क्या आती है इसके अंदर, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न एजम्पशन इन एवरी बिजनेस, तो जो भी हम खर्चे करते हैं उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोटा मोटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर मिल जाएगा और कैपिटल जिनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा। और वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर बिजनेस गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो कर रहा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो P&L में जाते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं एज एन असेट। यही होता है, जैसे बिल्डिंग परचेज करी वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में क्या असेट की तरह। एडवर्टीजमेंट करी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L में क्या। बट क्योंकि जॉइंट वेंचर के अंदर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो ही नहीं होती, इसलिए नो बाइफरकेशन is required, no bifurcation is required between revenue and capital expenditure। कोई भी bifurcation revenue और capital expenditure के अंदर नहीं होगा। any amount spent is any amount spent will be treated as एक्सपेंस। कोई भी अमाउंट जो हम स्पेंड करेंगे उसको हम क्या मानेंगे, नॉर्मल एक एक्सपेंस मानेंगे। आपको उसे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि वो रेवेन्यू है, कैपिटल है, असेट मानना है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होती, और क्यों नहीं होती वो भी मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। तीसरी चीज, जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, वैसे जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। देयर इज no separate act for joint venture। बट अगर कल दिन किसी भी तरीके के इश्यूज आते हैं तो उससे डील इन किया जाएगा पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है या डिसाइड नहीं हुई, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम उसे क्या लेते हैं, इक्वल। तो यहां पर भी हम उसे इक्वल लेंगे। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर, हाउएवर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 will be considered। उन्हीं प्रोविजंस को हम यहां पर कंसिडर करेंगे। समझ में आता है आपको? बेटी मोटी अभी मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। जो पार्टनरशिप में ओनर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। जॉइंट वेंचर में उनको बोला जाता है को-वेंचर्स। जस्ट एज in partnership members are known as partners, however in case of joint venture members are known as co-venturers। मेंबर्स को हम यहाँ क्या बोलेंगे, को-वेंचर्स। तो होपफुली आपको कुछ बेसिक बातें मैंने समझाने की कोशिश करी। सबसे पहले इट्स अ टेम्परेरी पार्टनरशिप। दूसरी चीज,
जिस प्रोजेक्ट के लिए बनाई है जैसे ही वो कंप्लीट, जॉइंट वेंचर भी डिसॉल्व, गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होता, जिसकी वजह से हर अमाउंट सिर्फ एक्सपेंस है, कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना, और वहाँ पार्टनर बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, को-वेंचर्स। ये बेसिक बातें सबसे पहले आपके दिमाग में जाके फिट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट की। ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग एस्पेक्ट इसके दो तरीके से है। जॉइंट वेंचर इज कंसिडर्ड एज separate entity. Joint venture is not considered as separate entity. अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। A, B, C अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर इन तीनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट लिया। प्रोजेक्ट को अंदर इन्होंने क्या कर ली, टेम्परेरी पार्टनरशिप। यस सुनो, अब ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है, अगर इसके वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी सेपरेट जर्नल होगी, उसको एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाएगा जहां सारी पेमेंट ली जाएगी या वहां से पेमेंट की जाएगी। तो इट इज जॉइंट वेंचर इज कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी, मतलब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स are maintained, separate set of books are maintained। दूसरा तरीका क्या है, जॉइंट वेंचर इज नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी। ए बी सी ने कहा यार छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्या एक अलग से अकाउंट्स इसके लिए खोलेंगे, क्या अलग से बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, एक काम करते हैं जो हम अपनी खुद के बिजनेस की बुक्स बनाते हैं उसके अंदर ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। अपनी जो ए और बी और सी खुद तो अपना बिजनेस कर ही रहे थे ना, वो तो इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप में आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हम अपनी नॉर्मल रेगुलर बुक्स मेंटेन कर रहे थे उसी के अंदर जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब को-वेंचरर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन existing books of accounts of own business, अपने अपने बिजनेस की। अब इसमें भी दो चीजें आती हैं, क्या कि ए कहता है मैं सिर्फ अपने खाते रखूंगा, बी कहता है मैं अपने रखूंगा, सी कहता हूं मैं अपने रखूंगा। मतलब हर को वेंचर कहता है मैं अपनी अपने रिकॉर्ड रखूंगा सिर्फ, या ए कहता है मैं भी सबके रिकॉर्ड रखूंगा, बी कहता है मैं भी तीनों के रिकॉर्ड रखूंगा, और सी कहता है मैं भी तीनों के रिकॉर्ड रखूंगा, ताकि कल दिन किसी तरह का कोई मिसमैच ना आए। मतलब दो पार्ट मैंने क्या बताया, ईच को-वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस और यहां पर ईच को-वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ओन ट्रांजैक्शन। समझ में आ गई बात? तो ये अकाउंटिंग के इसमें ब्रॉडली फिर तीन कॉन्सेप्ट्स हुए। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। इसके लिए हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज फॉलोड, और यहां हम बोल सकते हैं
separate entity concept is not followed. फॉलो किया गया और फॉलो नहीं किया गया, समझ में आ गया। सबसे पहले मैं आपको इसकी अकाउंटिंग आज सिखाने जा रहा हूं, उसके बाद ये सारी डिटेल डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे। आइए, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। क्या है ये, बड़े ध्यान से देखें। देखिए, इसके अंदर बेसिकली 3 अकाउंट्स खोले जाते हैं। सबसे पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट बेसिकली एक, इसका पर्पस क्या होता है? टू रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड फ्रॉम जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस और इनकम है वो इस जॉइंट वेंचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको पता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जो भी हमारी इनकम्स हैं, इनकम्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू P&L अकाउंट इन विच ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिट, और इसलिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसा अकाउंट जिसमें सारे एक्सपेंस इनकम हो वो क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसके अंदर सारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू जॉइंट वेंचर रिकॉर्ड की जाती है। टू रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड payments related from joint venture, to record all receipts and payments related from joint venture, जिसके अंदर अगर रिसीट हो रही है जॉइंट वेंचर को, पैसा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। पेमेंट हो रही है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि पैसा जा रहा है। बात समझ में? यहां तक आपको होपफुली क्लियर है। सर ये कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक का एक नाम होता है इसलिए हम इसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अगर कहीं रियल लिखा हुआ है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। नाउ इसके बाद तीसरा बनता है आपका कोवेंचरर अकाउंट। कोवेंचरर अकाउंट इज लाइक अ कैपिटल अकाउंट। अगर किसी भी तरीके से कोवेंचरर की कैपिटल बढ़ रही है तो इसके अंदर क्रेडिट होगी, और अगर उनकी कैपिटल कम हो रही है कि उन्होंने पैसा निकाला या लाइक दैट, तो वो इसमें डेबिट होगी। बात समझ में? कैपिटल बढ़ कैसे सकती है? अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे अगर वो, यस और नो, या असेट ले आए अमाउंट ना लाए। कम कैसे हो सकती है? उन्होंने अमाउंट विड्रॉ करा, या अमाउंट विड्रॉ नहीं करा तो असेट निकाल लिया। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये कोवेंचर अकाउंट। कोई भी सिर्फ 3 अकाउंट्स इसके अंदर बनते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड आपका कोवेंचर। कोवेंचर अकाउंट अगेन आपका कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि नॉमिनल है, पर्सनल है। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। अब ये 3 अकाउंट इसके अंदर हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और कोवेंचर, और 3 अकाउंट के अंदर ही हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मूव ऑन करेंगी। चौथा कोई भी अकाउंट इसके अंदर हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस हम इन 3 अकाउंट्स के बारे में सोचेंगे। अब ये पहले आप सारा का सारा अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक करके सारी जर्नल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहली जर्नल, अमाउंट contributed by
कोवेंचरर ने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। अब अगर कोवेंचरर अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सबसे पहले कोवेंचरर की जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट। दूसरी चीज, अमाउंट कंट्रीब्यूट करने से जो जॉइंट बैंक है उसका बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। आप ये बात ध्यान रखो, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 अकाउंट्स में घूमेंगी, जॉइंट बैंक, कोवेंचरर एंड जॉइंट वेंचर। तो होपफुली आपको ये तो लॉजिक समझ में आया। अमाउंट कंट्रीब्यूट करने से बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट, और कोवेंचर की कैपिटल बढ़ रही है। तो एंट्री क्या हुई इसमें, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। समझ में आ गया आपको। चलिए सेकंड बात करते हैं अब इसकी। अगर आपको दिया अमाउंट की जगह उसने असेट कंट्रीब्यूटेड बाय कोवेंचरर ने असेट कंट्रीब्यूट किया। अब ध्यान से देखिए, आप इतनी सी बात ध्यान रख लीजिए, यहाँ कुछ असेट और एक्सपेंस में बाइफर्केशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होती। सीधी सी बात आपको इतनी ध्यान रखनी भाई, कोवेंचरर दे रहा है कुछ तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसमें तो कोई हमें डाउट ही नहीं है, इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब क्योंकि उसने असेट कंट्रीब्यूट किया है तो वो जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है। अब मैं इसका लॉजिक पहले भी दे चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होती, इसलिए कोई बाइफर्केशन नहीं होता। अब एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे ट्रांजैक्शंस की। एक्सपेंसेस पेड बाय कोवेंचरर। एक्सपेंस की पेमेंट कोवेंचरर ने कर दी। अब देखो, एक्सपेंस की पेमेंट करी चाहे असेट कंट्रीब्यूट करा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर वो जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस ही है। जॉइंट वेंचर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, वो उसे क्या करेगा, डेबिट। और कोवेंचरर ने एक तरह से अपनी कैपिटल को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, तो क्या हो गई, क्रेडिट। तो अगेन यहां एंट्री क्या बनी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। फोर्थ, एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट से एक्सपेंस की पेमेंट हुई। अब अगर जॉइंट बैंक अकाउंट से एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई, अगेन जॉइंट वेंचर के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है, मतलब असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में, असेट की वैल्यू कम हो रही है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना भाई, तो एंट्री क्या हुई, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। समझ में आया। इसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट से अमाउंट रिसीव हुआ। अब इसमें मैं दो केसेस बनाता हूं। केस ए, रिसीव्ड इन जॉइंट बैंक अकाउंट। वो अमाउंट कहाँ रिसीव हुआ, जॉइंट बैंक अकाउंट में, सीधे चेक आया, अपने अपने अकाउंट में, जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो देखिए, सबसे पहली चीज
बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट। और अमाउंट अगर रिसीव हुआ है तो वो एक तरह से क्या है, इनकम है, तो यहाँ पर हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री अगर हम देखें क्या बनी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। समझ में आया? बट अगर इसी का मैं केस बी देखता हूं और उसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड बाय को-वेंचरर, वो अमाउंट जो है वो किसको रिसीव हुआ, को-वेंचरर को। अब को-वेंचर को रिसीव हुआ, सबसे पहले जॉइंट वेंचर के लिए तो इनकम है, इसमें तो मुझे कोई थॉट ही नहीं है। बट अगर उसे को-वेंचर ने अपनी जेब में डाल लिया तो उससे को-वेंचरर की कैपिटल बिजनेस में क्या हो गई, कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक? क्यों, देखिए अगर वो यहाँ पे रिसीव होता उसके बाद वो विड्रॉ करता तो भी तो कैपिटल कम होती। समझ में आई बात? चलिए, होपफुली आपको मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं, जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। 6 पॉइंट, असेट सोल्ड बाय जॉइंट वेंचर। देखिए सीधी सी बात आप इतनी समझ लो, असेट का आना जॉइंट वेंचर के अंदर इज नथिंग मोर देन बट द एक्सपेंस। असेट का जाना इज लाइक अ इनकम। यहां पर हम उसे असेट के एंगल से नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न एजम्पशन किसी भी तरीके से यहां फॉलो नहीं हो रही। समझ में? तो असेट अगर सोल्ड हुआ तो इट इज लाइक अ इनकम which will be credited in joint venture account। और asset sold by joint venture तो joint bank balance जो है वो बढ़ जाएगा, तो हम उसे अपनी बुक्स में क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले। तो एंट्री हमारी क्या बनी, joint bank account डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। समझ में आएगा? अच्छा, अगर मैं इसी को लिख देता असेट टेकन ओवर बाय को-वेंचर। अच्छा, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है असेट अगर सोल्ड हो रहा है तो वो क्या है, तो आप उसे इनकम लिखोगे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, असेट टेकन ओवर बाय को-वेंचर, तो अगेन इनकम है। कोई लेके जाए, बिके या कहीं पे भी जाए, जा रहा है तो इनकम है, क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। को-वेंचर लेके जा रहा है तो उससे उसकी कैपिटल क्या होती है, कम होती है। गुड, कैपिटल कम होती है तो क्या करोगे, डेबिट। तो उसकी एंट्री क्या बनी, को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू, बताओ, जॉइंट वेंचर अकाउंट। को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो आपको होपफुली ये भी समझ में आया। हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस में कुछ भी नहीं है, कि सिर्फ हमें इन 3 अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को सिर्फ मूव करवाना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे जिससे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें समझाने की कोशिश भी करी है। ठीक है, अब अगर मैं इसका लेजर अकाउंट बनाने की कोशिश करूं कि लेजर अकाउंट्स किस तरीके से बनेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट। यहां मैंने लिखा जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। इसके अंदर क्या है, डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस पेड बाय जॉइंट वेंचर, यस और नो। या मैं इसको और अच्छा लिखूं,
क्या क्या आ सकता है इसके अंदर? कोई भी एक्सपेंस का अमाउंट, कोई भी असेट अगर परचेज किया तो वो भी आ सकता है। कोवेंचरर अकाउंट कब आएगा? जब यही एक्सपेंस या यही असेट किसने कंट्रीब्यूट किए होंगे? कोवेंचरर ने। समझ में आई बात? चलिए आगे अगर मैं बात करूं, अगर पेमेंट आई, इनकम आई, तो मैंने क्या लिखा? जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये अगर इनकम गई कोवेंचरर पे तो मैंने यहां लिखा कोवेंचरर अकाउंट। ठीक है, कोवेंचरर में या इसमें क्या क्या आ सकता है? असेट टेकन ओवर, वो भी इनकम ही थी, या कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, अब बैलेंस जहां बचेगा, यहां बचे तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कोवेंचरर, जो भी उनकी रेशियो, और यहां बचे तो आपका लॉस ट्रांसफर टू कोवेंचरर। कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं जो मैंने आपको सारी बातें सिखाई थी, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ओनली वन विल अपीयर। एक्सपेंस सारे डेबिट हो गए जॉइंट बैंक के नाम से या कोवेंचर एज द केस में भी, और ऐसी इनकम्स क्रेडिट हो गई जॉइंट बैंक अकाउंट। अब ये भी सिंपल है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। कहां से पैसा आ सकता है? कोवेंचरर अकाउंट, ये क्या है? अमाउंट कंट्रीब्यूट जो उन्होंने किया, या जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये क्या है? जो कस्टमर से अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। चलिए कहाँ जाएगा अगर कोई एक्सपेंसेस पे किए? या कोवेंचर ने विड्रॉ किया तो भी कम होगा। चलो विड्रॉ वैसे करते नहीं है। इसके बाद कोवेंचर अकाउंट, अब इसको भी मैंने क्लोज नहीं किया, अगर आप देखें तो क्लोजिंग में आपको इसको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। कोवेंचर अकाउंट, कोवेंचर अकाउंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दो कोवेंचर हैं हमारे पास। ओहो सारी लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ गई। कर लो फॉरवर्ड, वीडियो थोड़ी सी करनी है तो। चलिए बन गया फॉर्मेट। तो दो अकाउंट मैंने ले लिए, BA इन्होंने अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट किया तो कैपिटल इनकी बढ़ जाएगी। किस नाम से? जॉइंट बैंक। कब बढ़ी? अगर अमाउंट कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से बढ़ सकती है? अगर इन्होंने असेट कंट्रीब्यूट किया, गुड, जो कि उसके लिए एक्सपेंस है। असेट दें या हो सकता है गुड्स भी दें, कुछ भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल कम कैसे हो जाएगी? अगर इन्होंने कुछ विड्रॉ किया। विड्रॉ क्या कर सकते हैं? इट कैन बी असेट और इट कैन बी, हो सकता है वो गुड्स विड्रॉ करें। लॉस है तो भी कैपिटल कम हो जाएगी।
डेबिट, और अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अब यहां पर जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले आपने क्लोज किया जॉइंट वेंचर अकाउंट को, दूसरे नंबर पे आपको क्लोज करना है को वेंचर अकाउंट को, और जो भी यहाँ बैलेंस बचेगा उसको आप लिख दोगे जॉइंट बैंक एज बैलेंसिंग फिगर, कि इतना इतना पैसा हर को वेंचरर को मिलना है। और जब उसकी आप यहाँ पोस्टिंग करेंगे को वेंचरर, मतलब ये जो अमाउंट आपका है ये यहाँ पर आके निकल के ट्रांसफ़र हो गया, इसको आपने ट्रांसफ़र किया, तो ये आप देखेंगे कि दोनों अकाउंट जो है मैच हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो आपका क्वेश्चन ठीक है। मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्लोज जॉइंट वेंचर अकाउंट, ट्रांसफ़र प्रॉफिट और लॉस टू को वेंचरर अकाउंट, यस और नो, और फिर उसके बाद क्लोज को वेंचरर अकाउंट, और तीसरा क्लोज जॉइंट बैंक अकाउंट। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा चलेगा। तो होपफुली आपको ये सारा का सारा समझ में आया किस तरीके से करना है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर होंगी जो हमने जर्नल और ये पूरा का पूरा पार्ट किया। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसको करना स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी एंटर्स इनटू जॉइंट वेंचर, उन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए जॉइंट बैंक अकाउंट में, एक्सपेंसेस पे हुए जॉइंट बैंक से इतने इतने। ए ने असेट कंट्रीब्यूट किया 50,000 का, एंड गुड्स कंट्रीब्यूटेड बाय बी ऑफ 30,000, मतलब इन्होंने गुड्स कंट्रीब्यूट किया वो भी बी ने। असेट सोल्ड किया गया 50% वैल्यू का, और गुड्स 5,000 के बचे थे जिसको ए ने टेक ओवर कर लिया एट ए एग्री वैल्यू ऑफ 3,000, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अमाउंट रिसीव हुआ क्लाइंट से 5 लाख, जबकि प्रोजेक्ट वैल्यू 520 थी। 20,000 रुपये जो है आर डिडक्टेड एज पेनल्टी। प्रिपेयर अकाउंट्स एज्यूमिंग जेवी एज सेपरेट एंटिटी। तो हमें पता है 3 अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर, को वेंचरर एंड जॉइंट बैंक। तीनों अकाउंट हम बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे उसी से बाहर कुछ भी इसके अंदर नहीं है, उसी में रह के ही सारी चीज़ें हमें करनी है। आइए, तो सबसे पहले मैंने बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट। तीनों अकाउंट के आप फॉर्मेट खींच लीजिए, बेशक आप साथ साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन आप एक बार ज़रा अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें, फ़ोटो वोटो ना लें, नोट्स में ही लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे प्रॉपर नोट्स बनने ज़रूरी हैं। को वेंचर अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, को वेंचरर अकाउंट, बी ए पर्टिकुलर्स। चलिए तीसरा आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। उसको मैंने छोटा सा साइड में बना लिया शॉर्ट फॉर्म में। 3 अकाउंट हमारे बनने। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया जॉइंट को वेंचरर्स ने 1-1 लाख रुपए का, तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, हाँ या ना? जी सर, एकदम कैपिटल हमने उनकी बढ़ा दी, और उधर से जॉइंट बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया। ए के नाम से 1 लाख, और बी काउंट कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है बेटा, होपफुली आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसके बाद
जॉइंट बैंक से हमने ये एक्सपेंसेस पे किए बेटा, एक्सपेंसेस पे किए तो बैंक बैलेंस कम होगा, और एक्सपेंस है तो जॉइंट वेंचर में डेबिट होंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा जॉइंट बैंक अकाउंट सैलरी गुड्स एंड रेंट, $10,000, $25,000 and $30,000, $10,000, $25,000 and $30,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 65,000। बात समझ में? और हमने यहाँ लिख दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट 65,000। इसके बाद असेट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए 50,000, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ गई, बट जॉइंट वेंचर के लिए कुछ नहीं है, वो असेट भी एक्सपेंस ही है। यस और नो? तो यहाँ आपने लिखा एक अकाउंट से कितना? 50,000। ऐसे ही बी ने गुड्स कॉन्ट्रीब्यूट किए कितने के? 30,000 के, तो यहाँ पे आपने बी के लिए लिख दिया, अलग से लिख देते हैं, नहीं तो वो एक ही ट्रांजैक्शन दिखेगी। 30,000 और बी अकाउंट हमने लिख दिया कितना? 30,000। ये तो जगह कम पड़ गई भाई, चलो कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं। असेट सोल्ड किया 50% वैल्यू पे, असेट कंट्रीब्यूट हुआ था 50 का, बेचा है तो पैसा आया होगा, समझ में आई बात? तो आपने लिखा यहाँ असेट बेचना इनकम है, 50% वैल्यू पे बेचा है, तो 50,000 का 50% कितना होता है बेटा? 25,000। बात समझ में? तो हमने यहाँ लिख दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट, पैसा आया और कितना आया? 25,000 रुपीज। उसके बाद गुड्स लेफ्ट ऑफ ₹5,000 जिसको टेक ओवर किया ए ने 3,000 रुपये में। कितने में टेक ओवर किया हमें वो देखना है, कितने के थे हमें इससे मतलब नहीं, इससे ए की कैपिटल कम होती है भाई, उसने विड्रॉ किया है, कुछ भी विड्रॉ किया हो, कैपिटल उसकी कम होती है 3,000 रुपये। और यहाँ पर हमने लिखा ए अकाउंट कितना? 3,000। ठीक है बेटा, आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, बात की बात है। अमाउंट रिसीव हुआ 5 लाख रुपए, जबकि प्रोजेक्ट वैल्यू थी 5 कस्टमर ने 20,000 रुपये पेनल्टी काट ली। ठीक है, अब जो काट ली उसका क्या कर सकते हैं, मिला कितना आप उससे पे बात करो, रियल टाइम बेसिस पे बात करिए। 5 लाख रुपए मिला, वो इनकम है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जॉइंट बैंक 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट पैसा आया 5 लाख रुपए। ठीक है, निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। और कोई ट्रांजैक्शन तो मुझे दिख नहीं रही है भी नहीं। पेनल्टी का कुछ नहीं करना बेटा, 5 था, आपको 5 मिला तो इट इज़ लाइक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही 5 थी आपके लिए। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 5 यहाँ लिखूँ 20 एक्सपेंस, मेरे पे जब आया ही 5 है, तो घबराओ मत। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब 5 25 5,28,000, 5,28,000। 528 में से आप 65 एक माइनस करेंगे, 50 एक माइनस करेंगे और 30 एक करेंगे, तो आ गया आपका 383, जिसको आप ए एंड बी में बांट देंगे 3:2 में, डिवाइड बाय 5 × 3। ओ 383 by 5 × 3, 229,800, 153,200, 153,200। तो यहाँ मैंने लिख दिया जॉइंट वेंचर, और ये किसका है? प्रॉफिट का। गुड, कितना? 229,800, 153,200। तो ये आपका यहाँ बैलेंस बचा
जो उसको हम क्या लिख देते हैं, जॉइंट बैंक। बताया था बेशर्मो, याद करो, पीछे भी इसमें सिखाया नहीं था, है 1,50,000 प्लस 229,800 माइनस 3,000, तो ये आया 376,800 और उनका आएगा 31,283,200, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया ए अकाउंट, बी अकाउंट। 376,800 283,200। भगवान से हाथ जोड़िए, बैलेंस शीट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है अब हमारे लिए। 1,25,000 प्लस 5 लाख, तो ये आ रहा है 7,25,000, ठीक है। वहाँ 65 प्लस 376,800, सॉरी 65,000 प्लस 376,800 प्लस 283,200, 7,25,000, ये भी मैच हो गया। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमें सारी अकाउंटिंग करनी, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। को केस 2 करवाने चाह रहा हूँ। व्हेन separate entity concept is not followed, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, मतलब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रही हैं, को वेंचरर्स की एग्जिस्टिंग बुक्स के अंदर ही सारी अकाउंटिंग बनाई जा रही है। इसके अंदर मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। व्हेन each co-venturer keeps record of all transactions और यहाँ पर दूसरा मैंने बताया था keeps record of own transaction। अब अगर वो ऑल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं, तो मैं सबसे पहले ये वाला केस कवर अप करने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या मैंने आपको बताया था कि सपोज देयर आर को वेंचरर्स ए एंड बी, तो ए जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब बुक्स ऑफ ए में वो सारे रिकॉर्ड रखेगा, अपने रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा, ओन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड प्लस बीस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, बी के जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो भी उसके अंदर वो मेंटेन करेगा। सेम वे जो बुक्स ऑफ बी हैं वो क्या करेगा, अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा प्लस ए के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। और आप देखोगे कैसे भी आप कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ओन ट्रांजैक्शन प्लस एज ट्रांजैक्शन। चलिए अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले किस तरीके से सारे मूवमेंट होने वाले हैं उसको समझते हैं जरा। बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए और बी दो को-वेंचरर हैं, तो किस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस को एक एक रिकॉर्ड करेंगे। देखिए सपोज मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी। दोनों में मैं कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन लिखूंगा। देखिए सबसे पहले जो ए है वो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनाएगा ही बनाएगा, जिसके अंदर वो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सारे एक्सपेंस एंड इनकम लिखेगा। दूसरा वो बनाएगा बी अकाउंट, बी के अकाउंट के अंदर क्या जाएगा, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बी। ऐसी बी जो है वो क्या बनाएगा, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट जिसके अंदर ऑल एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड टू जॉइंट वेंचर, और साथ में
वो क्या बनाएगा, एज अकाउंट, जिसमें वो एक ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेगा। अब बड़े आराम से एक एक चीज़ सुनिए और समझिए। सपोज मैंने आपको बोला एक्सपेंसेस पेड बाय ए, जॉइंट वेंचर के एक्सपेंसेस किसने पे करे, ए ने। बड़े आराम से एकदम नॉर्मल बुक्स ऑफ ए के अंदर किसके एक्सपेंसेस हैं, जॉइंट वेंचर के, यस और नो। तो कैन आई से कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। कोई यहाँ सेपरेट बुक्स नहीं चल रही है, वही बुक्स चल रही हैं जो वो नॉर्मल मेंटेन कर रहे थे। जॉइंट वेंचर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि सर एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद ए ने अगर एक्सपेंस पे किया तो ए की जेब से क्या गया, कैश गया, और क्योंकि असेट कम हो रहा है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को क्रेडिट करेगा। तो जॉइंट वेंचर टू कैश। बी की बुक्स की अगर आप बात करो कि बी की बुक्स के अंदर क्या होगा, देखिए बी सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख रहा है तो वो करेगा जॉइंट वेंचर डेबिट। बट क्या ये कैश उसकी जेब से गया है, नहीं, किसके गया, ए, तो वो लिख दिया टू एज अकाउंट। मतलब सीधी सी बात है। अब सपोज अगर मैं अगली ट्रांजैक्शन आपको देता हूं कि एक्सपेंसेस पेड बाय बी ने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी। अब बी ने अगर एक्सपेंसेस की पेमेंट करी तो बी क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश, हाँ या ना। और ए उसके लिए एंट्री क्या करेगा, जॉइंट वेंचर डेबिट टू बी। क्यों, क्योंकि इस बार उसकी जेब से पैसा नहीं गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ये डेबिट हुआ, चलो एक्सपेंस है, ठीक है। ए ने बी को किस कैटेगरी में डेबिट किया, असेट की, लायबिलिटी की, कैपिटल की, ठीक है, या इनकम की, या एक्सपेंस की। आप हर चीज़ के पीछे लॉजिक देते हो कि ये डेबिट हुआ इसलिए हुआ क्रेडिट। बी क्रेडिट हुआ, ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि ए की जेब से नहीं गया तो उसने टू बी लिख दिया। बट उसने बी को जो क्रेडिट किया है वो बी को उसने क्रेडिट क्यों किया है, आप मेरी बात समझ रहे हो। बी को उसने क्रेडिट किया है इन द कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट किया है। देखिए सीधी सी बात है, ए ये समझ के चल रहा है मेरा बिजनेस है, बी ये समझ के चल रहा है मेरा बिजनेस है। अब ए ने कैश पे किया, जॉइंट वेंचर टू कैश। बट अगर बी ने पे किया तो एक ने ये माना है कि मेरा खर्चा था, पे बी ने किया, तो उसने जॉइंट वेंचर डेबिट टू बीज अकाउंट। ऐसी बी की थिंकिंग है कि जब उसने खुद पे किया तो जॉइंट वेंचर टू कैश, बट अगर उसका खर्चा ए ने पे किया एक्स जॉइंट वेंचर का तो उसने लिखा जॉइंट वेंचर टू ए को उसने यहाँ क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो उसको क्या एज्यूम करके चल रहा है, लायबिलिटी की, बिजनेस मेरा है भाई। उन्होंने उसे सेपरेट एंटिटी रखा ही नहीं ना, टेम्परेरी पार्टनरशिप अलग कॉन्सेप्ट का नाम ही नहीं दिया, वो तो सेम सेट ऑफ बुक्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है ये उसे अपनी मान के चल रहे हैं, इनको इससे मतलब नहीं है कोई सेकंड पर्सन भी इनका पार्टनर है। समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद आगे तीसरी बात करते हैं, ध्यान से समझिए। गुड्स प्रोवाइडेड बाय ए ने गुड्स प्रोवाइड करे। बेटा ए ने गुड्स प्रोवाइड किए तो अगेन जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, यस और नो। टू, अब मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ, अकाउंट्स बेसिक्स की भी अगर आपने वीडियो देख ली है और नहीं देखी है तो देख लेना प्लीज़। मैंने आपको उसमें भी ये बात बताई थी कि अगर हम गुड्स का यूज़ करते हैं फॉर पर्पस अदर देन सेल, गुड्स का यूज़ होता है फॉर पर्पस अदर देन सेल, तो उस केस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्या, कैसे, अगर आपको याद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप YouTube पे जाइए, अकाउंट्स बेसिक में हाउ टू बी अ मास्टर ऑफ जर्नल एंट्रीज की वीडियो नंबर 2 या 3 है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। और हो सकता है जो कोर्स आप देख रहे हैं उसके साथ भी ये लिंक कर रखा हमने। अच्छा, 20 की एंट्री क्या करेगा, अब बी तो कहेगा भाई मेरा खर्चा था, ए ने पे कर दिया, तो ए को उसने क्या बना दी, अपनी लायबिलिटी। समझ में आई बात। अब इसके बाद अगर मैं कहता हूं गुड्स प्रोवाइडेड बाय बी, गुड्स जो है वो किसने प्रोवाइड करे, बी ने प्रोवाइड करे, तो क्या होगा बताओ। सर अगर बी ने गुड्स प्रोवाइड करे तो बी एंट्री कर देगा जॉइंट वेंचर डेबिट
टू परचेजेस, यस और नो। और यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। जॉइंट वेंचर डेबिट टू किस नाम से? बीस अकाउंट। समझ में आ गया? सेम वे अगर मैं कहता हूं असेट प्रोवाइडेड बाय ए ने असेट प्रोवाइड किया, तो भाई अब असेट जॉइंट वेंचर के केस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होती, याद करो बेशर्मो, इसलिए वहाँ पर सब एक्सपेंस माना जाता है। बट इस बेचारे के अपने बिजनेस से तो असेट क्या हो गया? कम। भाई इसने अपने नॉर्मल बिजनेस का असेट जॉइंट वेंचर में दे दिया, तो जॉइंट वेंचर ने तो उसको एक्सपेंस मान लिया, बट इसका जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा था उसका असेट क्या हो गया है? कम हो गया। यहाँ ये एंट्री क्या करेगा? इसको सर इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपना एक्सपेंस मानेगा और उसको लायबिलिटी बुक कर देगा टू ए अकाउंट। समझ में आई बात? अगर मैं इसी को लिखता असेट प्रोवाइडेड बाय बी, चलो फटाफट बोलो। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट में जानबूझ के इतनी डिटेल में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको रिवीजन की भी ज़रूरत ना पड़े। आगे वीडियो फॉरवर्ड करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये आ गया, आया भी कुछ नहीं, अभी बहुत बातें बतानी बाती हैं। ध्यान से सुनिए, जॉइंट वेंचर डेबिट और यहाँ क्या? टू असेट। तो होपफुली मैंने अब आपको तीन चीज़ें दिखाने की कोशिश करी हैं एक्चुअली। अगर आप देखें एक्सपेंसेस, गुड्स, असेट्स, और सब एंट्रियों में एक कॉमन बात है, जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है। समझ में आया? अब आगे बात करता हूं। सेवंथ, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए को पैसा मिला, जॉइंट वेंचर का पैसा है। किसका? जॉइंट वेंचर का। अब ए खुश होगा, मोगैम्बो खुश हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जॉइंट वेंचर के लिए तो इनकम है, लेकिन ही गेट्स द बाबा जी का ठुल्लू, सो नथिंग ही इज गेटिंग। तो इन्होंने तो बस ए का नाम लिख दिया कि तेरे नाम का ही सहारा है। चलिए, एट्थ, अमाउंट रिसीव्ड बाय बी ने कहा अब मेरा नंबर आया बेटा, मैं बताता हूँ तेरे को। बताओ बी क्या एंट्री करेगा? बी यार कैश आया भाई, पूरा कैश अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर की इनकम होगी। और बेटा अब तू लिखे एंट्री, क्या लिखेगा? बी अकाउंट टू जॉइंट वेंचर। चीज़ें वही हैं यार, कुछ भी नया नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो। अकाउंट्स ख़त्म हो जाती है जिसको डेबिट क्रेडिट आ गया वहीं पर। चलो, असेट टेकन ओवर बाय ए ने असेट टेकन ओवर किया तो क्या होगा बताओ? सर ए ने असेट टेकन ओवर किया तो ए का असेट बढ़ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। और जॉइंट वेंचर से असेट क्या? असेट आया था तो एक्सपेंस था, असेट गया तो इनकम है। असेट, अरे यार कैसे भूल गए तुम लोग हैं? असेट जब जॉइंट वेंचर में आया था तो क्या माने थे उसको? एक्सपेंस। जॉइंट वेंचर से गया तो क्या मानते हैं हम उसे? इनकम। केस 1 में भी बताया था, ऐसे मत भूलो हैं।
डांट लगाऊंगा वीडियो से बाहर आके। नाउ चलिए, अब यहाँ पर ये भाई साहब क्या करेंगे, क्या जी मुझे क्या मिला, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तो ये लिख ले भाई ए अकाउंट टू जॉइंट वेंचर। समझ में आया? ये आपने लिख दिया ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। इसके बाद अगर मैं लिखता असेट टेकन ओवर बाय बी, असेट टेकन ओवर बाय बी, बी ने असेट टेकन ओवर किया, तो असेट टेकन ओवर बाय बी, बी इज़ नाउ हैप्पी क्योंकि उसका असेट बढ़ गया, जॉइंट वेंचर की इनकम है। बट ये भाई साहब क्या करेंगे बताओ? सर ये क्या करेंगे, ये तो बी को डेबिट करेंगे टू जॉइंट वेंचर। तो यही कहानियाँ चलती रहनी है और कुछ भी नहीं है। मेन आता है शेयर इन प्रॉफिट्स। अब जो भी एंड में शेयर इन प्रॉफिट्स आएगा, ध्यान से समझना, शेयर इन प्रॉफिट्स। अब जब आपने जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया, बुक्स ऑफ ए, अब वो शेयर इन प्रॉफिट जो है दोनों का है भाई। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ए अपना प्रॉफिट तो ले जाएगा अपने पी एंड एल में, जनरल पी एंड एल बोलते हैं हम उसे, ठीक है। ये किसका शेयर है? ए का। और जो बी का शेयर है कहेगा भाई तू ले, ये उसने बी को देना है तो ये उसके लिए लायबिलिटी। ये किसका है? शेयर ऑफ ए। ये किसका है? शेयर ऑफ बी। अपना शेयर वो पी एंड एल में ले जाएंगे सीधी सी बात। यहाँ पर बुक्स ऑफ बी है, तो बी की बुक्स में क्या होगा बेटा? सर बहुत सिंपल है। हाँ बताओ फिर, सिंपल ही बताओ मुझे। जॉइंट वेंचर डेबिट टू जनरल पी एंड एल टू एज अकाउंट। बेटा ये एज अकाउंट क्या है अगर मैं पूछूं आपसे? सर शेयर ऑफ ए। गुड। और ये क्या बेटा? शेयर ऑफ बी। मैंने पूछा बेटा ए को क्रेडिट क्यों किया? सर उसको प्रॉफिट उसका हिस्सा देना है, अभी दिया नहीं है तो लायबिलिटी है इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। तो आपने सीधी सी बात देखी, अपनी ट्रांजैक्शन नॉर्मल रिकॉर्ड करो, दूसरे की है उसके नाम से कर दो। तो अगर मैं इसको सब कुछ जर्नलाइज करूं तो बुक्स ऑफ ए में आप देखो, बुक्स ऑफ ए क्या बना? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट। अगर ए के खुद के खर्चे हैं, कैश आ सकता है। उसने असेट दिया तो असेट के नाम से आ जाएगा। उसने गुड्स दिए तो गुड्स के नाम से आ जाएगा, सॉरी परचेज के नाम से आ जाएगा। बट अगर बी ने कुछ भी किया वही चीज़, चाहे वो एक्सपेंस इन कैश हो, चाहे वो असेट हो, चाहे वो गुड्स हो, वो हम किसके नाम से लिख देंगे? बी के नाम से लिख देंगे। समझ में? अगर इनकम आई कैश अकाउंट, ठीक है, असेट आया असेट के नाम से, ठीक है, दिस इज व्हाट अमाउंट या असेट रिसीव्ड बाय ए। बट अगर बी को रिसीव हुआ कुछ तो इट कैन बी कैश और इट कैन बी असेट, ठीक है। अब जो भी यहाँ निकलेगा जनरल पी एंड एल में और बीज अकाउंट। जनरल पी एंड में किसका जाएगा? शेयर ऑफ ए, और इसमें क्या जाएगा? शेयर ऑफ बी। है क्या ये? सारे के सारे प्रॉफिट्स। समझ में आई बात? अब मेन बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से समझिए। ए की बुक्स में बेटा दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? बी का।
ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ध्यान से समझना। जो दूसरा अकाउंट बनेगा बी का, इसके अंदर क्या होगा, हमने यहाँ क्रेडिट साइड लिखा जॉइंट वेंचर। क्रेडिट साइड जॉइंट वेंचर मतलब लायबिलिटी हम एज्यूम कर रहे हैं किसकी, अगर इसने एक्सपेंस पे किया है, इसने किसी भी तरीके का कोई असेट कंट्रीब्यूट किया है, या इसने किसी भी तरीके के कोई गुड्स प्रोवाइड किए हैं, या अगर किसी भी तरीके का कोई शेयर इन प्रॉफिट्स हैं, तो ये हमें उसे देना है। समझ में आया? हम इसे क्या मानते हैं, अपनी लायबिलिटी। बट अगर उसी ने किसी भी तरीके का कोई कैश ले लिया है, कोई असेट ले लिया है, या कोई गुड्स ले लिए हैं, या ये टेकन ओवर है, ये उसने सारा क्या लिखा है मैंने, टेकन ओवर कर लिया है, ठीक है। समझ में है सब कुछ। और हो सकता है लॉस निकला है तो वो यहाँ डेबिट आ रहा होगा। इसके बाद अब बेटा बचेगा बैलेंस। बैलेंस शीट इट कैन बी हेयर और इट कैन बी हेयर। अब वो डिपेंड करता है किस साइड बैलेंस बचता है, लेकिन उससे एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब हमें मिलने वाला है। ओनली वन विल अपीयर, ऐसे हमने मार्क कर लिया, ओनली वन विल अपीयर, सिर्फ कोई एक देखने को इसमें से आपको मिलेगा। अब बड़े आराम से बेटा एक एक चीज़ देखिए होगा क्या। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, वैसे बहुत वीडियोस में अकाउंट्स बेसिक्स में भी रिपीट कर चुका हूँ। कोई भी एक अकाउंट होता है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, अगर आप बोलते हो बेटा यहाँ 1000 रुपये हैं और यहाँ 700 रुपये हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बैलेंस शीट यहाँ लिखते हो 300, तो ये आपका कितना आता है 1000 और ये गया 1000, ऐसे ही बैलेंस होता है। सपोज ये कोई भी ट्रांजैक्शन थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस अकाउंट में कौन सा बैलेंस बचा, तो आप मुझे कहते हो सर बैलेंस शीट डेबिट साइड है तो इसमें डेबिट बैलेंस बचा 300 का। ये आपका कहना एकदम गलत है। देखो बैलेंस शीट लिखने से कुछ भी नहीं होता, आप इसे एक बार के लिए भूल जाओ। आप देखो क्रेडिट में 1000 है, डेबिट में 700 है, तो क्रेडिट टोटल किस साइड का ज़्यादा है, टोटल क्रेडिट का ज़्यादा है ना, तो यू विल से इसमें क्रेडिट बैलेंस बचा 300 रुपये का। क्रेडिट बैलेंस बचा कितने का, 300 रुपये का। तो क्रेडिट बैलेंस इसमें 300, क्रेडिट बैलेंस बचा मतलब ये आपके लिए एक तरह से क्या हो गई, लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी का होता है। अब सपोज मैं आपको ऐसे दूं कि यहाँ 50 है, यहाँ 20 है, तो बताओ इसमें कौन सा बैलेंस बचा, इसमें बचा डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस किसका होता है, असेट का। आपको ऐसे देखना है। सेम वे आपने सपोज ये बी का अकाउंट बनाया, अब बी का अकाउंट बनाया तो इस साइड आपका, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, सपोज इस साइड आपका 10,000 है और इस साइड आपका 6,000 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आप देखो देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस, आप बैलेंस शीट ही बाद में लिखना, देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लायबिलिटी का। इसका मतलब ए हैज़ टू पे, ए को पे करना है बी को। अब कितना पे करना है उसके लिए आप बैलेंस निकाल लो, दैट इज ₹4000। ए हैज़ टू पे टू बी कितना, 4000। तरीका आपको समझ में आना चाहिए। क्रेडिट 10 डेबिट 6 है, आपने सब कुछ लिख लिया, बैलेंस शीट ये भी नहीं निकाला, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो बैलेंस बचा है। क्रेडिट है तो वो लायबिलिटी है, मतलब ए ने बी को पे करना है। एक ही बुक्स है ना भाई, समझ में आया। और अगर यही सिचुएशन दूसरी होती, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर हमारा बच रहा होता क्या बोलते हैं, यहाँ हमारा होता 20,000 और यहाँ हमारा होता से 4,000, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा कौन सा बैलेंस बच रहा है, सर इस सिचुएशन में हमारा बच रहा है डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस बेटा किसका होता है, असेट का होता है, येस और नो। मतलब ए हैज़ टू रिसीव फ्रॉम बी, ए को बी से पैसा रिसीव होना है, और कितना पैसा रिसीव होना है सर, 16,000 रुपये जो है वो रिसीव होने। तो ये आपने देखा किस तरीके से बनता है। ये मैंने बुक्स ऑफ ए बनाई, सेम वे बुक्स ऑफ बी बनेगी। बुक्स ऑफ बी के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कैश एसेट परचेज है बी का आ जाएगा, यहाँ पे सारा ए के नाम से आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से कहानी पूरी की पूरी चलती रही। तो होपफुली आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका एकदम क्लियर हुआ, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि
किस तरीके से, अगर ये वाला केस है ईच को वेंचर कीप्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, तो हम चीज़ें निकालते हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन दे ना दें, लेकिन एंड में एक चीज़ पूछ लेते हैं कौन किसको कितना पैसा देगा। तो आपने सब कुछ कर लिया और उसके बाद आपको ये बैलेंस ईडी वाला बात नहीं पता, तो आप वहाँ फंस जाओगे। बात समझ में? तो इस पर आप अच्छे से एकदम फोकस करें। चलिए अब मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम दोनों की बुक्स प्रिपेयर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अपना सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे जहाँ हमारी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ए एंड बी एंटर्स इनटू जॉइंट वेंचर फॉर द पर्पस ऑफ अंडरराइटिंग शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, होपफुली आपको अंडरराइटिंग का मतलब पता है। अंडरराइटिंग में क्या होता है, जब एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो आपको पता है कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना ज़रूरी होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब एटलीस्ट 90% शेयर्स उसके बिक जाने चाहिए, तभी वो शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो अगर उसे डर होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शायद उसका ना आए तो वो अंडरराइटर अपॉइंट करती हैं। X Limited offered 1 lakh shares for public subscription at the rate of 20 per share. Public applied for 70,000 शेयर। अब देखिए पब्लिक ने सिर्फ 70,000 शेयर्स लिए तो 30,000 की कमी पड़ गई। A and B has jointly underwrite 80% शेयर्स। A and B ने भी 80% अंडरराइट किए हैं शेयर्स। इसका मतलब समझे आप? समझो जरा, टोटल शेयर्स ऑफर्ड बाय X Limited कितने? 1 लाख, जिसमें कि एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो कितनी हुई? 70,000। तो एक बात बताओ, 30,000 का शॉर्टफॉल है, वो सारे के सारे शेयर्स नहीं लेंगे। उन्होंने साफ बोला है, उन्होंने 80% के लिए अंडरराइट किया, तो वो इसका 80% मतलब 24,000 शेयर्स वो लेंगे। बात समझ में? 24,000 शेयर्स वो उसके लिए लेंगे। अब आगे बोला है दे विल गेट द 10,000 शेयर्स एज कमीशन ओवर एंड अबव द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब ये तो उन्हें लेने पड़ेंगे, क्यों? ड्यू टू एग्रीमेंट, प्लस उन्हें एज कमीशन भी क्या मिलने वाले हैं? शेयर्स मिलने वाले हैं। एज कमीशन भी उन्हें शेयर्स मिलेंगे, कितने? 10,000 शेयर्स। तो टोटल शेयर्स उन्हें कितने मिलने वाले हैं? 34,000 शेयर्स, जिसमें से उसने आगे देखो क्या बोला है, ए टेक ओवर द 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 18 पर शेयर। इसमें से ए ने 15,000 शेयर्स ले लिए 18 के भाव पर। 15,000 इंटू 18 जो कि लगभग आपका आता है 2,70,000 रुपये। ठीक है, तो बाकी शेयर्स के साथ क्या हुआ अगर हम देखें, बैलेंस शेयर्स वर सोल्ड बाय बी एट 70। तो बैलेंस शेयर जो है बी ने सेल किए। देखिए यहाँ पर ए ने टेक ओवर किए हैं और बी ने क्या कर दिए? सेल कर दिए। अब बैलेंस शेयर्स बचे कितने? सर बैलेंस शेयर्स तो 19,000 बचे। 19,000 इंटू, और किस रेट पे सेल किए हैं सर? 17 के हिसाब से। तो 19,000 इंटू 17 हमारा कितना आता है? एक बार चेक करते हैं। 19,000 इंटू 17 हमारा आता है 3,23,000 जो इन्होंने सेल कर दी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें क्या बताया है, एक्सपेंसेस ए के इतने हुए, बी के हुए इतने। ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। इसमें एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ। देखिए इनको 24,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे ड्यू टू एग्रीमेंट की वजह से, तो मैं लिख देता हूँ एज्यूमिंग ईच co-venturer contributed equal amount for shortfall in public subscription। इसके लिए इन्हें इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। ये क्या है आपको अगर समझ में आ रहा हूँ भाई, ड्यू टू एग्रीमेंट, देखो ये शेयर तो उन्हें एज ए कमीशन मिलेंगे जो कि उनके मुफ्त के हैं, फ्री के शेयर। ठीक है, बट ये तो कंपनी को उन्हें पैसा देना पड़ेगा ना, हाँ या ना?
कितना पैसा देना पड़ेगा, 24,000 शेयर है, कंपनी ने एक शेयर 20 का निकाला था, इनको लेने पड़ गए, तो कितना हो गया 24,000 इंटू 20, 4,80,000। तो मैंने उसके लिए बोला है कि दोनों ने इक्वल अमाउंट दिया है, ए ने भी और बी ने भी। ए ने दिया है 240 और बी ने दिया है 240। समझ में आई बात? ये पूरी वर्किंग हो गई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 1 लाख थे, 70 आ गए, शॉर्टफॉल 30 का था, 80% इन्हें लेने पड़े, जिसके लिए इन्होंने इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। कितने का शेयर निकाला था कंपनी ने, 20 रुपये का, तो 24,000 इंटू 20 इतने का लेना पड़ गया। कमीशन 10,000 शेयर्स मिले, वो इन्हें फ्री के मिले। टोटल शेयर 34 आए, जिसमें से ए ने 15,000 टेक ओवर कर लिए और बी ने 19,000 शेयर 17 के भाव सेल आउट कर। वर्किंग नोट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं। मैंने जानबूझ के टेक्निकल क्वेश्चन लिया है, सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया। सिंपल क्वेश्चन आप बुक में देख के अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में मैं देखता हूँ, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बनाते हैं बुक्स ऑफ ए। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए के अंदर सबसे पहला अकाउंट आपका बनता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल है। इसमें तो बेसिकली मुझे वर्किंग में सारा दिमाग लगाना था। ए की जेब से क्या गया, कैश, एक तो एक्सपेंस के नाम का, और एक जो शेयर उसे शेयर्स के लिए उसे देना पड़ गया। ठीक है, शेयर्स के लिए कितना देना पड़ गया, 2,40,000, और ए ने एक्सपेंस कितना इनकर किया, 10,000। यही हुआ। जबकि बी का अगर मैं खर्चा देखूं तो बी ने अपनी जेब से कैश भी दिया और शेयर्स के लिए भी दिए। कैश कितना दिया सर, कैश दिया 5,000, और शेयर्स के लिए इसके भी कितने लगे थे, 2,40,000। अब ए की अगर मैं बात करूं, ए ने तो शेयर्स टेक ओवर किए हैं, उन्हें सेल नहीं करे हैं, बट ए ने टेक ओवर कर लिया। तो वो देखो, ए ने अपने पास लेके शेयर्स रख लिए, तो ए के लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई, तो वो लिखेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्यों लिख रहा है सर, बताता हूँ भाई। ए ने एक्स लिमिटेड के शेयर्स, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो ए ने भी क्या किया, इसके शेयर्स अपने पे रख लिए, तो वो उसके लिए क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट। अब कितने में लिए, 15,000 शेयर 18 के भाव, 2,70,000। बाकी शेयर बी ने सेल कर दी। अब सेल कर दिए, बट यहाँ तो हम बी के, क्योंकि बुक्स ऑफ ए है तो बी के नाम से हमने लिख दिया कितना, 3,23,000 रुपये। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट या लॉस आपका निकल के आएगा, देखते हैं क्या आता है, क्या प्रभु इच्छा, प्रॉफिट ही आ रहा है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। अब देखें कितना आ रहा है, 323 प्लस 270, 593। उसके बाद 593 माइनस 10,000 माइनस 240 माइनस 5 माइनस 240, ये आपका आ गया 98,000। कुछ रेशो गिवन नहीं है तो हम इक्वल मान लेते हैं, 49 दोनों को अपना अपना हिस्सा मिल गया। 10, 2, 40, 5,000, 2, 40, 98, 590। ठीक है, अब ए के बुक्स में जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, सर बी का अकाउंट बनेगा। यस और नो, डेबिट क्रेडिट। यहाँ आपने लिखा जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्या क्या दिए, एक्सपेंस, और दूसरा क्या दिया, शेयर्स। एक्सपेंस 5,000 और 2,40,000, 5,000, 2,40,000, और यहाँ पर से ये भी शेयर्स पे आए हैं 3,23,000। प्रॉफिट का हिस्सा भी है, कितना है प्रॉफिट का हिस्सा, 49,000। तो अगर आप इसमें देखो तो आपका इधर बैलेंस सीडी आता है, बट इसमें बच कौन सा रहा है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बच रहा है ना इस अकाउंट में। आप देखो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, इस तरफ है कितना, 240 प्लस 5,000 प्लस 49,000,
294, इधर है 323, तो आपका बैलेंस CD आ गया 29,000। तो डेबिट बैलेंस है, तो वी विल राइट A हैज़ टू रिसीव फ्रॉम B कितना 29,000। बात समझ में? इसके बाद बुक्स ऑफ B वो भी ज़रूर बनाइए। एक बार एक क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस जैसे मर्जी करिए। एग्ज़ाम में दोनों की बुक्स नहीं आती, बट मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ या रिकन्सिलेशन पर्पस से। जॉइंट वेंचर अकाउंट, अब B जो है वो अपने खर्चे लिखेगा कैश। एक तो उसने एक्सपेंस के लिए पे किया, दूसरा उसने शेयर्स के लिए पे किया। एक्सपेंस के लिए उसने 5 पे किया, शेयर्स के लिए उसने 2,40,000 पे किया। और उसके लिए क्या लिखेगा? A अकाउंट, उसने भी एक्सपेंस के लिए और शेयर्स के लिए कितना 10,000, 2,40,000। अब B ने जो शेयर्स हैं सेल किए थे, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। समझ में आया? क्योंकि B के आप देखो B ने क्या किए थे सेल, कितने के? 3,23,000 के। समझ में आई बात? और A को ये जानता नहीं, उसके लिए तो अब वो टेक ओवर करे, कुछ भी करे। A का नाम लिख दिया इसने, और कितने से? 2,70,000। ठीक है, फिर वही आप जब यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। ओहो, गलती कर दी शायद कुछ, यहाँ A नहीं लिखना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? P&L, उसके लिए लिखना है B। अपनी बुक्स में अपना नाम कहाँ से आ जाएगा भाई? B अपनी बुक्स में P&L लिखेगा और A लिखेगा कितना? 49, टोटल कितना हो गया? 98,000। तो 323 प्लस 270 वही आ रहा है आपका, देख लो सारा, 593। अब मुझे जो रिकन्सिलेशन आपको करवानी है मैं फटाफट वो करा दूं एक बार। आप देखिए इसमें दूसरा क्या बनेगा? A का अकाउंट बनेगा। ठीक है बेटा, अब A का अकाउंट जब बनेगा तो डेबिट क्रेडिट, A के खर्चे जॉइंट वेंचर अकाउंट से, क्या एक्सपेंस पे किया है, शेयर्स पे किया है, और प्रॉफिट का हिस्सा है। कितना कितना है बोला? 49, 240 और कितना? 10। और आप देखो यहाँ पर उसको कितना मिला है? 270 मिले हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,70,000। आप देखो क्रेडिट बैलेंस पक्का बच रहा होगा। 240, 49,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 290 है। हाँ 299, यहाँ कितना आ रहा था भाई? 299 आ रहा है। यस, तो इसमें क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो यहाँ हमने लिखा बैलेंस CD 29,000। तो कैन आई से यहाँ B हैज़ टू पे टू A कितना? 29,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है क्रेडिट बैलेंस। तो होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ में आई जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था। When separate set of books are not maintained, इसमें हमने देखा था each co-venture keeps record of all transactions। अब हम करने जा रहे हैं each co-venturer keeps record of own transactions only। हर co-venture सिर्फ और सिर्फ अपनी transactions का रिकॉर्ड रखता है। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। Suppose A and B जो है वो मिलकर एक जॉइंट वेंचर के अंदर एंटर करते हैं, और भी एक जॉइंट वेंचर। अब इस मेथड के अंदर क्या होगा? बुक्स ऑफ ए के अंदर ए सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेगा, और बुक्स ऑफ बी के अंदर बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेगा। दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे। अब ए में क्या होगा? ध्यान से देखिए। ए बनाएगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, और बी बनाएगा जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर क्या होगा? ए विल रिकॉर्ड
the own transactions only, ignoring B's ट्रांजैक्शन, वो B की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। सेम वे इसमें B will record the own transactions only, ignoring A's ट्रांजैक्शन। A की ट्रांजैक्शंस को वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। बात समझ में? अब ध्यान से देखिए किस तरीके से होगा। देखिए जॉइंट वेंचर विद बी में मैंने आपको क्या बोला, ए सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। और वो इसके अंदर बेसिकली किस तरीके से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाला है, ध्यान से देखिए। जैसे मैं बोलता हूं बुक्स ऑफ ए, एंट्रीज देखते हैं, ध्यान से देखिए। बुक्स ऑफ बी, एक्सपेंसेस पेड बाय ए ने एक्सपेंसेस पे करे। तो अगर ए ने एक्सपेंसेस पे करें तो सबसे पहली चीज बी उसकी कोई एंट्री नहीं करने वाला, सिर्फ ए करेगा। अब ए क्या एंट्री करेगा, उसके पास से कैश गया और यहां पर जॉइंट वेंचर विद बी डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही अगर बात हुई एक्सपेंसेस पेड बाय बी ने एक्सपेंसेस पे करे, तो अगर बी ने एक्सपेंसेस पे करे हैं तो ए उसकी किसी भी तरीके से कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसकी एंट्री कौन करेगा, सिर्फ बी, और वो भी क्या, जॉइंट वेंचर विद ए डेबिट टू कैश। बात समझ में आती है? अब बड़े ध्यान से यहां पर आपको जो एक बात समझनी है वो क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूं बी ने यहां पर ये एंट्री क्यों करी, आपने कहा सर उसके पास से कैश गया, उसका असेट कम हो गया, ठीक है। और दूसरा आपने बोला जॉइंट वेंचर विद ए क्या था, एक्सपेंस था, इसलिए मैंने उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। ये कहना आपका गलत है। आपने इसलिए उसे डेबिट नहीं किया क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है। यहां पर ये जो आप अकाउंट बना रहे हो जॉइंट वेंचर विद ए या जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, इट्स नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब कैसे है पर्सनल अकाउंट और क्यों, और दूसरी चीज अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो फिर डेबिट क्यों किया, समझ में आ रही है? पर ध्यान से देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक देता हूं। यहां पर ए और बी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। ए कह रहा है उसने बी के साथ जॉइंट वेंचर किया, सेम वे बी ने जॉइंट वेंचर किया ए के साथ। ए कहता है मुझे जॉइंट वेंचर से क्या चाहिए, जितने मेरे खर्चे हो जाएंगे, जितने एक्सपेंसेस बाय ए हैं वो उसे चाहिए, साथ में क्या चाहिए, जितना भी प्रॉफिट्स होगा जॉइंट वेंचर से। कह रहा है मुझे ये दो चीजें चाहिए, बट हाँ अगर मैंने कोई रिसीट कर ली है तो उस पैसे को आप माइनस कर लेना, या कोई लॉस हुआ है तो उसको भी आप क्या कर लेना, माइनस कर लेना। एक ही बड़ी सिंपल फिलॉसफी यही होगी। ए कहेगा कि भैया जो भी खर्चे हुए मेरे वो मुझे दे दो, प्लस मेरा प्रॉफिट का पोर्शन दे दो। और बी क्या कहेगा, और प्लस अगर कोई रिसीट मैंने एडवांस में कर लिया उसको माइनस कर दो, और लॉस भी माइनस। सेम यही फिलॉसफी यहाँ पर फॉलो हो रही है। कैसे, देखिए ए ने किया जॉइंट वेंचर विद बी डेबिट, या इसने किया जॉइंट वेंचर विद ए। टू कैश आपको समझ में आ गया क्योंकि असेट कम हो रहा है।
बट यहाँ पर डेबिट होने के पीछे कारण क्या है? यहाँ डेबिट होने के पीछे मैंने आपको बताया एक्सपेंस रीजन नहीं है, यहाँ रीजन है क्योंकि वो उसको अपना असेट कंसिडर कर रहे हैं। असेट कंसिडर कर रहे हैं, हाँ। अगर बी ने कोई एक्सपेंस किया तो वो उसे रिकवर करेगा, हाँ या ना? अब रिकवर करेगा और कोई भी चीज रिकवरेबल है, इट्स लाइक अ डेटर, इसलिए उसे उसने क्या किया? डेबिट। और दूसरी चीज अगर आप दूसरे तरीके से देखना जाओ, पर्सनल अकाउंट, भाई आपको पता है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये अमाउंट उसने रिसीव करना है, मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या रिसीव करना है? कोई भी एक्सपेंस का अमाउंट, प्रॉफिट पोर्शन, तो उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। समझ में आई बात? एज एन एक्सपेंस, एज ए नॉमिनल अकाउंट में उसे डेबिट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। सेम वे अगर गुड्स प्रोवाइडेड बाय ए ने गुड्स प्रोवाइड करे हैं तो क्या होगा बेटा? जॉइंट वेंचर विद बी, डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों क्रेडिट होता है ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और यहां पर ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अमाउंट भी वो रिसीव करेगा एज एन असेट। समझे? इसकी यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। आपको बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अगर मैं कहता हूं असेट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बी, बी ने एसेट कंट्रीब्यूट किया, तो क्या ए इसकी कोई एंट्री करेगा? ए कोई एंट्री नहीं करेगा, जबकि बी उसकी एंट्री क्या करेगा? जॉइंट वेंचर विद ए, डेबिट टू असेट। बात समझ में आ गई? इसके बाद अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, अगर ए ने कोई अमाउंट रिसीव कर लिया है, ए ने अगर कोई अमाउंट रिसीव कर लिया, एक बात बताओ, अमाउंट ने रिसीव किया मतलब कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा वो? जॉइंट वेंचर विद बी। क्यों करेगा इसको क्रेडिट? अब बताओ, जितना अमाउंट रिसीव हो गया उतने से उसने अपना असेट क्या कर लिया? कम कर दी। बात समझ में? ये एक तरह से जॉइंट वेंचर विद बी को अपना डेटर मान के चल रहा है, सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए। सेम वे होता अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, बी ने अमाउंट रिसीव करा, यहां कोई एंट्री नहीं होगी, यहां एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ए। समझ में आएगा? अब मेन आती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट अमाउंट की कौन क्या एंट्री करेगा? देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, प्रॉफिट भी मिलना है, यस और नो? प्रॉफिट मिलना है, जॉइंट वेंचर विद बी डेबिट, क्यों? प्रॉफिट मिलना है, जितना अमाउंट डेबिट, और वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? इसके जनरल P&L। बात समझ में? और सेम वे यहां पर ये प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करेगा? जॉइंट वेंचर विद ए, डेबिट टू जनरल P&L। बात समझ में? यहां पर ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि अमाउंट मिलना है, असेट बढ़ गए, और ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉफिट। अब मेन आता है कि ये प्रॉफिट अमाउंट निकलेगा कैसे, क्योंकि यहां पर हमने कुछ जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनाया है नहीं, यहाँ तो हमने जॉइंट वेंचर विद बी या जॉइंट वेंचर विद ए बनाया, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है जिसमें तुम अपनी अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। तो यहाँ पर हम किस तरीके से प्रॉफिट निकालेंगे? ध्यान से देखिए, टू एसरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स का अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा?
हम बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखो, जब भी मैं बोल देता हूं मेमोरेंडम, किसी भी अकाउंट के अगर आगे मेमोरेंडम लग जाता है, इसका मतलब उस अकाउंट का डुअल अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोई इस ट्रांजैक्शन की कहीं पर पोस्टिंग नहीं होगी। इसका डुअल अकाउंटिंग से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक वर्किंग नोट पर्पस से अकाउंट बनाया जा रहा है टू फाइंड आउट एनी पर्टिकुलर फिगर, और वो पर्टिकुलर फिगर यहां पर है प्रॉफिट या लॉस। और बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट अगर आपने खोला, सारे डेबिट पे आपने एक्सपेंस लिखने, चाहे वो ए के हों चाहे वो बी के हों। क्रेडिट में आपको सारी इनकम्स लिखनी है, चाहे वो ए ने रिसीव करी या बी ने रिसीव करी, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर आपका अगर प्रॉफिट आ गया, अगर बैलेंस बचा क्रेडिट, और अगर डेबिट बैलेंस बचा तो आपके पास क्या आ गया, लॉस। एक हमें रफ अकाउंट बनाना है, उस रफ अकाउंट से हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स फाइंड आउट करेंगे। अब ये सारी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस से। और ये सबसे आसान मेथड है। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ये सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है आंसर निकालने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है एक, ए बी एंटर्स इनटू जॉइंट वेंचर फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग ऑफ 10 लाख। ए और बी ने जो खर्चे किए वो आपके सामने है। 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज रिसीव बाय ए एंड बैलेंस बाय बी। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी थी हमारी, 10 लाख, जिसका 50% ए को मिला, 50% बी को। मशीनरीज टेकन ओवर बाय बी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 50,000। जो भी मशीनरीज हैं वो सारी बी ले गया, और गुड्स लेफ्ट ऑफ ₹10,000 टेकन ओवर बाय ए। बुक्स ऑफ ए एंड बी बनाना है। चलिए सबसे पहले बुक्स ऑफ ए, क्या बनेगा, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। सेम वे बुक्स ऑफ बी, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट बनेगा, अब ध्यान से देखिए, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, ए सिर्फ अपने एक्सपेंसेस, ए के एक्सपेंसेस क्या हुए, सैलरी, रेंट, मशीनरी, गुड्स, तो उसने लिखा कैश। कैश में सैलरी प्लस रेंट कितना, 40, तो टोटल कितना हो गया, 1,40,000। मशीनरी कितने की कंट्रीब्यूट हुई, 1 लाख। गुड्स, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, कितना, 30,000। ओके, एक ही और कोई ट्रांजैक्शन, ए ने गुड्स लिए हैं 10,000 के, तो यहाँ पर परचेज गुड्स आ गए उसके पास 10,000। अपना शेयर इन प्रॉफिट कहाँ लेके जाएगा, वो जनरल एंड पी एंड एल। अब प्रॉफिट कितना है उसके, वो हमें निकालना पड़ेगा, भी निकालते हैं। कैश, कैश कितना है, 60 और 20, कितना हो गया, 80,000।
मशीनरी 80,000, गुड्स 20,000 और इन्होंने मशीनरी टेक ओवर करी है सारी किस वैल्यू पर 50,000। इनका भी शेयर इन प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसमें आपको बिना सोचे समझे सारे एक्सपेंसेस लिख देने हैं। चलिए कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हम उसमें लिखेंगे। एक है सीधे टोटल लिख दो, बेशक आप इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 140, 240 और 30, 2,70,000 को एक वर्किंग नोट है, इसमें से ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बी के खर्चे कितने 60 और 20 80, 80 एक 60 और 20 एक है, हाँ एक 80। फिर ए ने गुड्स लिए 10,000 के। अच्छा ए ने 50% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी ली थी ना 5 लाख, वो मैं यहां भी लिख देता हूं। कैश लिया कितना 5 लाख। ऐसी बी ने भी 50% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ली थी 5 लाख। अब बी का भी क्या सीन है, 50,000 की मशीनरी और 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो 550 और 5 लाख 10,000, तो 1060। उसके बाद वो आपका कितना है, दोनों का सम 450 10, तो प्रॉफिट आ गए आपके 6,10,000, 10,60,000, 10,60,000। कुछ गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल 3,05,000, 3,05,000 इक्वल मिलेंगे। अब निकालिए जरा बैलेंस। बैलेंस आप जब निकालेंगे इसमें 5 और 5,10,000 कैलकुलेटर से 5 लाख 10,000 510 माइनस 140 माइनस 1 लाख माइनस 30 माइनस 3 लाख 5,000, तो ये आपका आता है 65,000। डेबिट साइड ज़्यादा है तो इस साइड बैलेंस शीट आपका आ रहा है 65,000, 35,40 जी, 5,75,5,75,000। इसमें आप निकालिए जरा बैलेंस। अच्छा सबसे पहले इसमें देखो आप, डेबिट बैलेंस बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है ना भाई। डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, मतलब असेट है। मतलब ए हैज़ टू रिसीव 65,000 फ्रॉम बी। ए को 65,000 मिलने हैं किससे, बी से। अब आप वहां पे भी निकालेंगे तो आपको दिखेगा आंसर सेम ही आ रहा होगा। चलिए निकालते हैं। 5,50,000 5,50 1,60 2 80 3,5 1,80 485, तो यहाँ भी आपका आ रहा है 65। अगर आप इस अकाउंट में देखें तो कौन सा बैलेंस बच रहा है आपका, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। क्रेडिट बैलेंस बचने का मतलब टू पे, तो उस अकाउंट से निकाला तो रिसीव आ गया, इससे निकाला तो टू पे, बात एक ही। तो आप किसी भी मेथड से करिए। देखिए आपने तीनों मेथड मेरे साथ देख लिए, सेपरेट सेट, मेंटेन्ड, सेपरेट सेट नॉट मेंटेन्ड।
और उसमें भी आपने मेरे साथ दो मेथड देखे, ऑल ट्रांजैक्शन, ओन ट्रांजैक्शंस। और इनफैक्ट आप किसी भी मेथड से करते हैं तो तीनों से आपका जो आंसर है वो क्या आता है, सेम। बट अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आई विल एडवाइज कि आप इस तीसरे वाले मेथड को लें। ये सबसे आसान मेथड हमारा होता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी निकलते हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। और अगर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना भी है तो वो बहुत सिंपल है, उसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स लिख के हम सीधे सीधे प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये था आपका when separate set of books of accounts are not maintained. With this, your joint venture gets over. Now you can practice the all questions of your respective exam. आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।